घूर्णी गति, रोटेशनल मोशन, जब कोई वस्तु स्वयं में से होकर जाने वाली किसी अक्ष के परिधि क्या होने लगता है, घूमने लगता है। ठीक है, जैसे मान चलो मेरे को बीचों बीच से क्या कर दिया, एक रॉड डाल दिए बिल्कुल सिर के से, और मैं उस रॉड के परिधि क्या कर रहा हूँ, इस तरह से घूम रहा हूँ, तो क्या कहलाएगा, ये घूर्णी गति कहलाएगा। पृथ्वी अपनी घूर्णन अक्ष पर क्या कर रही है, न जाने कितने सालों से क्या कर रही है, घूम रही है, घूम रही है, होता है। ठीक, 24 घंटे में एक बार क्या कहती है, घूम जाती है वो अपने अक्ष के परिधि। ठीक है, तो क्या कहलाती है उसकी गति, घूर्णी गति कहलाती है। पंखा देख रहे हो बीचों बीच में एक रॉड डली हुई है ना, रॉड डली हुई, जिसको एक्सिस बोल सकते हैं और अक्ष बोल सकते हैं, उस अक्ष के परिधि क्या होता है, पंखा घूमता है। ठीक, साइकिल का पहिया पीछे देखिए आप, एक्सल लगा है बोलते उसको आप, एक्सल है ना, होता है, तो उस अक्ष के उसके परिधि क्या होता है, पहिया साइकिल का घूमते रहता है। तो ये सब कौन सी गति है, घूर्णी गति है। जब कोई वस्तु स्वयं में से होकर जाने वाली किसी अक्ष के परिधि क्या करती है, घूमती है। परिधि मतलब उसके चारों ओर, है ना। जैसे मान चलिए ये वस्तु है और यहां पर क्या कर दिया हमने, एक अक्ष बना दिया, ये इस वस्तु से या निकाय के में से क्या हो रही है, एक अक्ष गुजर रही है, और इस अक्ष के, तो ये परिभाषा समझ में आ गई। ये वस्तु है या निकाय, जो भी शब्द आपको अच्छा लगता है, या निकाय जो आप शब्द बोलना चाहते हैं। ठीक, वस्तु या निकाय स्वयं में से होकर जाने वाली, तो ये क्या हो रही है, बाहर से जा रही है क्या, स्वयं में से होकर जाने वाली किसी अक्ष के परिधि घूमता है। निकाय बोलो तो घूमता है, और वस्तु बोलोगे तो घूमती है। तो इस गति को क्या कहेंगे हम, घूर्णी गति कहेंगे। बन जाएगी परिभाषा, जब कोई वस्तु स्वयं में से होकर जाने वाली किसी अक्ष के परिधि घूमती है तो वस्तु की इस गति को क्या कहते हैं, घूर्णी गति कहते हैं। ठीक है, अब घूर्णी गति की विशेषताएं क्या क्या है ये समझते हैं, क्योंकि चैप्टर का हमारा नाम है, इसको समझना बहुत जरूरी है। ठीक है, विशेषताएं क्या है, विशेषताएं पहली विशेषता है कि घूर्णी गति करता हुआ प्रत्येक कण घूर्णन अक्ष के परिधि वृत्ति गति करता है। घूर्णन अक्ष के लंबवत कैसी गति करता है, वृत्ति गति करता है। देखो कैसी वृत्ति गति करता है, जैसे मान के चलिए पंखा है ना, पंखे में सीधी रॉड डली हुई है, वो क्या है, घूर्णन अक्ष है। और जो वस्तु है, जो मान के चलो कि पंखे का जो पंखुड़ी है उसके किनारे में एक बिंदु है, तो मुझे बताइए वो गति करेगा तो कैसी गति करेगा। हमने चौक से निशान लगा दिया उस पर, या पेन से निशान लगा दिया ब्लैक से, तो क्या होगा, आपको एक वो जो ब्लैक वाला जो पॉइंट है वो क्या होगा, वृत्ति करती गति करती क्या होगा, दिखाई देगा। और वो कैसा है अक्ष के, बताइए, अक्ष सीधी है और ये कैसा है, लंबवत है। ये अक्ष है और इसके चारों क्या कर रहा है, ऐसी गति कर रहा है, तो बताइए लंबवत हुआ कि नहीं हुआ। अक्ष ये है और ये लंबवत है, इस तरह से क्या कर रहा है, ये घूम रहा है, तो लंबवत गति करता है, लंबवत वृत्ति गति करता है। ठीक है, तो ये आपके पास में पहला पॉइंट होगा। मैं चित्र के माध्यम से बताता हूं आपको। अब इसको हम मिटा देते हैं और एक बड़ा चित्र बनाते हैं, फिर बड़े चित्र में आपको बताते चलूंगा। जैसे कोई कण है, ये आपके पास में कण है। अब कण किसी भी आकार का हो सकता है, ये लो, ये कोई पिंड है, किसी भी आकार का होगा, है ना। और अब इस पिंड में मान के चलिए यहां एक कण है, यहां एक कण है, यहां एक कण है, तो ये क्या करेगा, ऐसी गति करेगा। और मुझे बताइए इस घूर्णन अक्ष के हमारे पास में 3 कण हैं, 1, 2 और 3, और तीनों के तीनों कण कैसे कर रहे हैं। जैसे पहला वाला कण है, ये देखिए कौन सी गति कर रहा है, वृत्ति गति, और कितना कोण बना रहा है यहां पर, बताइए 90 अंश बना रहा है, यस और नो। फिर दूसरे कण पर आइए, ये दूसरा कण क्या कर रहा है इस अक्ष के लंबवत, और कैसी गति कर रहा है, वृत्ति गति कर रहा है। तीसरा कण ये देखिए है 90 अंश बना रहा है, कौन सी गति कर रहा है, वृत्ति गति कर रहा है। समझ गए, तो पहला पॉइंट समझ में आया कि घूर्णी गति करता हुआ प्रत्येक कण घूर्णन अक्ष के लंबवत कैसी गति करता है, वृत्ति गति करता है। घूर्णन अक्ष के लंबवत
वृत्तीय गति। तो पहला पॉइंट क्या मिल गया, प्रत्येक कण, पहला पॉइंट क्या मिला, प्रत्येक कण घूर्णन अक्ष के लंबवत कौन सी गति करता है, वृत्तीय गति करता है। पहला पॉइंट समझ में आया क्या सबके, बोलो। प्रत्येक कण 1 2 3 और भी बहुत सारे कण होंगे, प्रत्येक कण इस घूर्णन अक्ष, यह है घूर्णन अक्ष, घूर्णन अक्ष, प्रत्येक कण घूर्णन अक्ष के लंबवत वृत्तीय गति करता है। ठीक है, अच्छा दूसरा कण, दूसरा पॉइंट क्या है इसका, दूसरा पॉइंट इसका यह है कि घूर्णन अक्ष पर स्थित, माइक बंद करिए, घूर्णन अक्ष पर स्थित प्रत्येक कण का रेखीय वेग शून्य होता है। ठीक है, घूर्णन अक्ष पर स्थित प्रत्येक कण का कौन सा वेग, रेखीय वेग शून्य होता है। कैसे, यहां पर कोई कण है मान के चलिए, इधर नहीं, कहां पर, अक्ष पर, घूर्णन अक्ष पर स्थित प्रत्येक कण का रेखीय वेग क्या होगा, शून्य होगा। क्यों, क्योंकि वो कहीं गति करेगा क्या। ठीक है, ये कण तो इससे दूर था, समझिए ये वाला जो कण था, पहला कण जो था वो तो इससे दूर था, तो मान के चलिए कि टी समय पश्चात कहां चला गया होगा, यहां चला गया, तो उसके द्वारा कुछ न कुछ तो विस्थापन हुआ है। ये वाला दूसरा वाला कण यहां चला गया होगा, तीसरा कण यहां चला गया होगा, तो ये पहले कण, दूसरे कण, तीसरे कण के द्वारा क्या हो रहा है, विस्थापन हो रहा है, मतलब उनका कुछ ना कुछ क्या होगा, रेखीय वेग तो होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन ये जो कण है ये तो कहीं जा ही नहीं रहा है ना, वो तो क्या हो रहा है, अपनी जगह पर क्या हो रहा है, घूम रहा है। ठीक है, वो कोण से तो घूम रहा है, लेकिन उसकी तरह कोई दूरी तय की जा रही है क्या, नहीं की जा रही है, कोई उसका विस्थापन नहीं हुआ है। विस्थापन तब होता है, होगा ना जब वो एक स्थान से कहां जाएगा, दूसरे स्थान पर जाएगा। वो जाता है क्या, मुझे बताइए। वो जो पंखे की बीचों बीच में रॉड लगी हुई है वो क्या करती है, कोई दूरी तय करती है क्या, पंखे का जो ब्लेड है वो तो दूरी तय करती है, एक स्थान से क्या होती है, दूसरे स्थान पर जाती है। लेकिन जो बीचों बीच की जो रॉड है जिसको हम अक्ष कह रहे हैं, वो अक्ष पर जो भी बिंदु होगा वो क्या है, वो क्या अपने स्थान से हटता है, एक स्थान से दूसरे स्थान पर गति करता है, नहीं करता है। और जब विस्थापन ही नहीं होगा तो वेग होगा क्या उसका, क्योंकि विस्थापन, वेग के लिए किसकी आवश्यकता है, हमको विस्थापन की आवश्यकता है। ठीक है, तो घूर्णन अक्ष पर स्थित प्रत्येक कण का रेखीय वेग कैसा होता है, शून्य होता है। यहां पर कोई कण होगा, यहां पर v = कितना होगा, 0 होगा उसका। ठीक है, तीसरी बात यहां पर यह है कि प्रत्येक कण का रेखीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण कैसा होता है, समान होता है। तीसरा पॉइंट ये होता है आपका, प्रत्येक कण का, घूर्णनीय गति करता हुआ प्रत्येक कण का कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग व कोणीय त्वरण कैसा होता है, समान होता है। जबकि रेखीय वेग, रेखीय विस्थापन व रेखीय त्वरण जो होता है वो भिन्न भिन्न होता है। ठीक है, क्या होता है, ये भिन्न भिन्न होता है। अब ये कैसे होता है, इसको थोड़ा सा हमको, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट रिमेनिंग पोर्शन, घूर्णन गति, घूर्णी गति का। पहला पॉइंट आपको मालूम था कल, प्रत्येक कण घूर्णन अक्ष के कैसी गति करता है, लंबवत वृत्तीय गति करता है ना। ये है प्रत्येक कण 1 2 3 घूर्णन अक्ष के लंबवत वृत्तीय गति करता है। ये देखिए दूसरा, तीसरा, चौथा। घूर्णन अक्ष पर स्थित प्रत्येक कण का रेखीय वेग कैसा होता है, शून्य होता है। ये भी हमने कल देख लिया था कि अगर अक्ष पर कोई बिंदु है यहाँ पर, तो उसका रेखीय वेग कितना होगा, शून्य होगा। ठीक है, क्योंकि वो कोई दूरी या कोई विस्थापन तय नहीं कर रहा है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट, प्रत्येक कण का कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण, दैट इज कोणीय विस्थापन क्या होता है, थीटा, कोणीय वेग क्या होता है, ओमेगा, और कोणीय त्वरण क्या होता है, अल्फा। ये तीनों कैसे रहते हैं, समान रहते हैं। लेकिन रेखीय विस्थापन d,
रेखीय वेग v और रेखीय त्वरण a, ये कैसे होते हैं? भिन्न भिन्न होते हैं। ये पॉइंट मैंने यहां पर लिखा हूं। ठीक, अब यह ऐसा क्यों हो रहा है कि वे कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय त्वरण कैसे होंगे? समान होंगे, लेकिन रेखीय वेग, रेखीय विस्थापन और रेखीय त्वरण कैसे होते हैं? अलग अलग होते हैं। ये सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण पॉइंट है इस मतलब कहना चाहिए घूर्णी गति का। अब क्यों होता है देखिए जरा, मुझे बताइए, अगर ये अपने पास में अभी कितने कण दिए हो मैंने गति करते हुए है? वो तो सभी कण गति कर रहे हैं, लेकिन अभी कितने कण लिए हमने? 3 कण लिए हैं गति करते हुए। ठीक है, 1, 2 एंड 3। अब मुझे बताइए कि अगर t समय है, t समय में ये वाला कण a जो है वो यहां पर चला जाए, ठीक है, इस बिंदु पर चला जाए, तो यहां कितना कोण बनेगा बताइए? थीटा बन गया थीटा। तो t समय में जब पहला वाला कण इस बिंदु a पर पहुंच गया तो दूसरा वाला कण कहां जाएगा? यहीं पर जहां जाएगा कि नहीं जाएगा बताइए? क्योंकि वो दूर है तो वो भी उतने कोण से घूमेगा। ऐसा तो नहीं है कि t समय में पहला कण थीटा कोण से घूम गया, 30 अंश से घूम गया तो दूसरा कोण 40 अंश से घूम जाएगा, ऐसा नहीं होगा भाई। समय तो दोनों के लिए कैसा है? समान है। तो पहला कण भी थीटा कोण से घूमेगा, दूसरा कण भी कहां हो जाएगा? यहां चला जाएगा, तो उसके द्वारा कितना कोण बनेगा? उसके द्वारा भी थीटा ही बनेगा। और तीसरा वाला कण यहां से घूमकर कहां चला जाएगा? यहां चला जाएगा, तो इसके द्वारा कितना कोण बना? उतना ही कोण बना। तो मुझे बताइए, पहला कण t समय में पहला कण बिंदु a पर पहुंचा, दूसरा कण बिंदु b पर पहुंचा और तीसरा कण बिंदु कहां पर पहुंच गया? c पर पहुंच गया। ठीक है, तीनों कण पहुंच गए, लेकिन तीनों कणों के लिए बताइए थीटा का मान अलग अलग है कि एक ही है? एक ही है। पहले कण के लिए भी थीटा ही है, दूसरे कण के लिए भी थीटा ही है, और तीसरे कण के लिए भी क्या है? थीटा ही है। इसका मतलब कण का जो कोणीय विस्थापन है वो कैसा है? कोणीय विस्थापन कैसा है? प्रत्येक कण का कोणीय विस्थापन है समान। ठीक, घूर्णी गति करते हुए प्रत्येक कण का कोणीय विस्थापन कैसा हो गया? समान। पहले कण के लिए भी थीटा, दूसरे कण के लिए भी थीटा, तीसरे कण के लिए थीटा। और यदि थीटा समान है भैया तो कोणीय वेग भी कैसा होगा? समान होगा। क्यों? क्योंकि कोणीय वेग बराबर क्या होता है? कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। यानी कि यदि आप ओमेगा इज इक्वल टू निकालते हो तो थीटा अपन क्या आएगा? टी। कोणीय वेग बराबर कोणीय विस्थापन बटे समय अंतराल। और थीटा सबके लिए समान है और समय भी सबके लिए समान है, तो हर बार क्या आएगा? थीटा अपन टी ही आएगा। पहले कण के लिए ओमेगा 1 बराबर थीटा अपन टी आएगा, दूसरे कण के लिए क्या आएगा? थीटा अपन टी ही आएगा, तीसरे कण के लिए क्या आएगा? थीटा अपन टी आएगा। मतलब ये कैसे हैं? सब समान है। तो कोणीय विस्थापन समान होने से कोणीय वेग भी कैसा हो गया? और कोणीय वेग समान है तो कैसा होगा? कोणीय त्वरण भी कैसा होगा? समान हो जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार से तीनों चीजें जो हैं है ना, तीनों की तीनों चीजें जो हैं वो क्या होती है? कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, कोणीय त्वरण कैसे होते हैं? मतलब कोणीय वाली जो राशियां हैं, कोणीय वाली जो राशियां हैं वो सभी कैसी होती है? समान होती है। दिमाग में बिठा लीजिए इस लाइन को आप। घूर्णी गति करते हुए प्रत्येक कण का कोणीय विस्थापन, कोणीय वेग और कोणीय त्वरण कैसा होता है? समान होता है। क्लियर दैट? सॉरी। तो ये बात क्लियर है सभी को, है ना? अब बात करते हैं कि भाई ये रेखीय विस्थापन, रेखीय वेग और रेखीय त्वरण समान क्यों नहीं होता? इनको क्या हो गया? जब कोणीय वाले समान है तो रेखीय वाले समान क्यों नहीं है? इसका सीधा सीधा कारण है कि घूर्णन अक्ष से हर कण की, प्रत्येक कण की दूरी कैसी है? अलग अलग है। पहला कण पास में है, अब देखो बताता हूं, पहला कण पास में है, दूसरा कण दूर है, उससे तीसरा कण क्या है? और दूर है। अब मुझे बताइए, जब घूमेगा तो पहला कण जब बिंदु 1 से a तक पहुंचेगा तो क्या ये दूरी या तय किया गया विस्थापन समान है क्या? 1 से a तक, 2 से b तक और 3 से c तक है समान? नहीं है। देखो, यदि 1 से a तक गया तो ये 5 चला, 2 से b तक गया तो कितना चला? लगभग दुगना चला। और 3 से c बिंदु तक गया तीसरा कण तो कितना चला? लगभग 15 चला। तो मुझे बताइए, कण और दूरी कैसी है? सबकी अलग अलग है। इस O से 1 की दूरी कम है, इस O से 2 की दूरी ज्यादा है, O से 3 की दूरी और ज्यादा है? तो मुझे बताइए कि समय अभी भी t ही है, लेकिन पहला कण कितना चल रहा है? अब मैं वेग निकालता हूं, है ना, सॉरी विस्थापन निकालता हूं। तो पहले बार में विस्थापन कितना है बताओ? 5। क्यों?
1 से कहाँ गए, ए गए, ठीक है ना, 1 से कहाँ गए, ए गए। तो बताइए ये दूरी कम है कि नहीं इससे, ए से 1 से ए गए तो ये दूरी कम है कि नहीं, और 2 से बी गए तो ये दूरी क्या है, ज्यादा है। और 3 से कहाँ गए, तीसरा कण जब गया तो उसके तरफ चली गई दूरी कितनी है, ज्यादा है। मतलब रेखीय विस्थापन का मान क्या है, अलग अलग है। और जब रेखीय विस्थापन का मान अलग अलग है ना, d1 का मान 5 है, d2 का मान कितना है 10 है, d3 का मान कितना है 15 है। मतलब ये रेखीय विस्थापन कैसे हैं, रेखीय विस्थापन कैसे हैं, अलग अलग है। और जब रेखीय विस्थापन अलग है तो वेग भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। क्यों अलग अलग होंगे बताओ, वेग बराबर क्या होता है, विस्थापन बटे समय। तो बताइए विस्थापन कितना है 5, समय है 1, v बराबर कितना आया 5 आया। अगली बार में v निकालिए, विस्थापन कितना है अगली बार में, दूसरे कण के लिए कितना आएगा 10 अपॉन समय, तो अभी भी t ही है, समय अभी भी कितना है t है। मतलब t बराबर हम 1 मान लेते हैं, मान के चलिए, तो क्या आएगा 10 अपॉन 10 बटे 1 कितना आएगा 10। v3 निकालेंगे तो कितना आएगा 15 अपॉन 1। बताइए वेग के मान कैसे आए, आ गए अलग अलग, बात समझ में आ गई। और जब वेग अलग अलग है तो त्वरण भी कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो ये देखिए ये तीनों की तीनों राशियां कैसी हैं, भिन्न भिन्न है। और सीधा सीधा कारण क्या है, घूर्णन अक्ष से कणों की दूरियां कैसी है, अलग अलग है, अलग अलग है। मतलब ये r1 है पहले कण के लिए, ये दूसरे कण के लिए क्या है r2 है, तीसरे कण के लिए क्या है r3 है, मान के चलिए दूरियां अलग अलग है। पहला कण पास में, दूसरा कण दूर है, तीसरा कण और दूर है। और ये दूरी अलग अलग होने की वजह से विस्थापन अलग अलग हो जाता है, विस्थापन अलग अलग होने की वजह से वेग अलग अलग हो जाता है, वेग अलग अलग होने की वजह से उसकी वजह से क्या हो जाता है, त्वरण भी क्या हो जाता है, अलग अलग हो जाता है। ठीक है, क्या बोला मैंने कि वृत्तीय गति में हमने कौन कौन सी परिभाषा पढ़ी थी, कोणीय विस्थापन पढ़ा था, कोणीय वेग पढ़ा था और कोणीय त्वरण पढ़ा था, है ना। ये तीनों परिभाषाएं जो हमने पढ़े हैं वो घूर्णीय गति में भी क्या है, वैसे ही परिभाषित है। क्यों परिभाषित है, क्योंकि यहाँ पर भी प्रत्येक कण कैसी गति करता है, कैसी गति करता है, वृत्तीय गति करता है। तो सीधी सी बात है, जो महत्व वहां पर था वृत्तीय गति में कोणीय विस्थापन का, कोणीय वेग का, कोणीय त्वरण का, वही महत्व कहाँ होगा, यहाँ पर भी होगा। ठीक है, तो इस तरह से चौथा पॉइंट आपका बन जाता है कि वृत्तीय गति में परिभाषित कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन और कोणीय त्वरण घूर्णीय गति के लिए भी क्या है, परिभाषित है ना। चौथी बात यहाँ पर होती है कि जो स्थानांतरी गति, जो मैंने आपको कल बताया था, स्थानांतरी गति एक विमीय गति भी हो सकती है, द्विविमीय गति भी हो सकती है, त्रिविमीय गति भी हो सकती है। ठीक है ना, एक विमीय, द्विविमीय और त्रिविमीय हो सकती है। लेकिन घूर्णीय गति एक विमीय कभी नहीं होती। वो कौन सी गति होगी, या तो द्विविमीय होगी या त्रिविमीय होगी। बात समझ में आ रही है। जैसे स्थानांतरित गति का मतलब क्या है, वस्तु एक स्थान से कहाँ जा रही है, दूसरे स्थान पर जा रही है। वो जमीन पर सरल रेखा में भी चल सकती थी, वो जमीन पर क्या कर, वो समतल में भी गति कर सकती थी, स्थानांतरित गति। ठीक है, और वो आकाश में भी, एरोप्लेन उड़ रहा है मान के चलिए, हवाई जहाज उड़ रहा है, ठीक है, तो वो स्थानांतरित गति जो है, कल पढ़े थे हमने स्थानांतरित गति, वो क्या हो सकती है, एक विमीय भी हो सकती है, द्विविमीय भी हो सकती है और त्रिविमीय भी हो सकती है। लेकिन घूर्णीय गति एक विमीय कभी नहीं होगी, या तो द्विविमीय होगी या त्रिविमीय होगी। क्यों, क्योंकि घूम रही है वस्तु, तो इसमें एक दिशा की बात नहीं, तो कम से कम दो दिशा यहाँ पर चाहिए। ठीक है, क्योंकि वृत्तीय गति है तो वृत्तीय गति तो आपको मालूम द्विविमीय गति है ही, यहाँ वृत्तीय गति हो रही कि नहीं। तो ये वृत्तीय गति कहाँ पढ़े थे आपने, द्विविमीय गति में पढ़े थे, प्रक्षेप गति के जस्ट बाद आप लोगों ने उसको पढ़ा था। तो वृत्तीय गति क्या है, एक प्रकार की द्विविमीय गति है। और ठीक है, वो तो मान लो जमीन पर हो रही है, लेकिन कई वस्तुएं ऐसी थी जो आकाश में लटक कर गति कर रही है, घूर्णीय गति। तो जब आकाश में गति करेगी तो कौन सी गति होती है, त्रिविमीय होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से घूर्णीय गति द्विविमीय होगी या त्रिविमीय होगी। ये हो गया आपका घूर्णीय गति के बारे में पूरा कॉन्सेप्ट, कल का और आज का मिला के। ठीक है, ये हुआ कंप्लीट घूर्णीय गति।